हेलो, तो स्वागत है आपका स्टडी फटाफट में। और आज हम देखेंगे राजनय अर्थात कूटनीति। ये हमारा 10वां चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। तो कूटनीति क्या है, राजनय क्या है? कूटनीति ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, इतना समझ कर चलिए। तो कूटनीति का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था 1796 ईस्वी में किया गया था। एडमंड बर्ग ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था। और इसकी परिभाषा को देखते हैं तो के एम पडिक्कर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए के एम पडिक्कर का जो परिभाषा है वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रयुक्त कूटनीति अपने देश के हितों को दूसरे देशों से आगे रखने की कला है। मतलब कि अपने हितों को प्राथमिकता ही देना कूटनीति है। जैसे कि हर विदेश नीति में क्या होता है कि एक राजदूत रहता है हर दूसरे देशों में, एक देश का राजदूत दूसरे देशों में रहता है, दूसरे देश का राजदूत अपने देश में रहता है। वैसे ही तो कूटनीति में क्या होता है, जब संधि समझौता वार्ता इत्यादि सब होते हैं तो उस समय क्या किया जाता है कि वह राजनय क्या करता है कि अपने हितों को दूसरे देशों के हितों से प्रमुखता से रखता है, मतलब उससे आगे रखता है। तो उसी कला को क्या कहते हैं, कूटनीति। और कुंसी राइट इसको दो अर्थ में परिभाषित करते हैं, क्या? लोकप्रिय अर्थ और विशेष अर्थ। तो लोकप्रिय अर्थ के संबंध में वो परिभाषित करते हैं कि संधि वार्ता होती है, विचारों का आदान प्रदान होता है, उसमें क्या होता है कि राजनय होता है चातुर्यता, कौशलता, और साथ साथ में उनको उन्होंने धोखेबाजी को भी बोला है। तो धोखेबाजी का प्रयोग होता है, तो उसको क्विंसी राइट ने लोकप्रिय अर्थ में लिया है कि कूटनीति क्या है कि संधि वार्ता आदान प्रदान में इन सब के दौरान राजनय का जो राजदूत है उसका चातुर्य, कौशल प्रयोग जितने भी होती हैं और धोखेबाजी का प्रयोग होता है। और दूसरा विशेष अर्थ में वो कहते हैं कि जब न्यूनतम लागत से अधिकतम सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति होती है, वो विशेष अर्थ में होता है। तो किंसी राइट की हमने बात देखी और परिभाषा देखा के एम पडिक्कर का। कूटनीति के कुछ लक्ष्य होते हैं कि कूटनीति निर्धारित कैसे होती है, ये सब विदेश नीति के संबंध में निर्धारित होती है, ये ध्यान रखना आवश्यक है। कोई भी कूटनीति के बिना विदेश नीति का अपनी जो भी प्रक्रिया है वो उसको पूर्ण नहीं करता है। तो कूटनीति के जो लक्ष्य होते हैं उसको देखते हैं कि राष्ट्रीय हित की रक्षा, सर्वप्रथम है राष्ट्रीय हित की रक्षा, चाहे किसी भी परिस्थिति में वह राष्ट्रीय हित को नहीं छोड़ सकता। तो राष्ट्रीय हित की रक्षा है प्रथम। दूसरा क्या है, अखंडता की रक्षा। और राष्ट्रीय हित के संबंध में सबसे पहले क्या बात आती है, प्रादेशिक अखंडता। तो प्रादेशिक अखंडता जो होती है, सीमा सुरक्षा, उसके साथ साथ में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो भी चीज़ है उस हितों की रक्षा करना। दूसरा है अखंडता की रक्षा। अखंडता मतलब जो अगर मान लीजिए भारत के संदर्भ में देखा जाए तो जिधर से चाइना अपना किसी चीज़ को मानने के लिए रहता है कि ये मेरी भूमि है, उस सब के संदर्भ में देख लिया जाए तो चाइना को वापस उसके ज़मीन में खदेड़ने के लिए, उसकी भूमि खदेड़ने के लिए और अपनी भूमि बचाने के लिए जो भारत का प्रयोग रहता है अखंडता की रक्षा करता है। ये सेना का कार्य होगा, किंतु राजनय वहाँ पर विदेशों में बैठकर अखंडता की रक्षा हेतु संधि समझौते सारी चीज़ें करता है। तीसरा क्या है, तीसरा है मित्रों से संबंध बढ़ाना। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सारे देशों के बहुत सारे मित्र होते हैं। तो इसमें क्या कहलाता है कि जो मित्र देश है उनसे अच्छा से संबंध बढ़ाना। जैसे वर्तमान में देखा जा रहा है और पहले भी था कि रसिया भारत का अभिन्न मित्र है, क्योंकि भारत का साथ अभी भी दिया जा रहा है। तो वैसे देखा जाए कि मित्रों से संबंध बढ़ाना और शत्रुओं को तटस्थ रखना, मतलब शत्रुओं को इतना शत्रु भाव नहीं पैदा करना कि वो आक्रमण करने की फिराक में हो जाए। उसे तटस्थ रखना मतलब वो सिर्फ देखता रह जाए, इतना ही करना जो कूटनीति का कार्य होता है। और चौथा क्या है, विरोधी शक्तियों के गठबंधन को रोकना। जैसे कि हर राज्य के प्रति विरोधी राज्य जरूर कोई ना कोई रहता है, तो उन राज्यों के संबंधों को रोकना। मतलब कि अगर मान लीजिए कि मेरा विरोधी राज्य कोई है और वो किसी और अन्य राज्यों से संपर्क बढ़ा रहा है तो मेरा भी विरोधी राज्य हो जाएगा। तो वहाँ पर उनके संगठन को रोकना है। कैसे रोका जाता है? शांति समझौतों से, संधियों से, मित्र बनाकर। पांचवा क्या है, युद्ध संचालन। युद्ध तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक अच्छा तत्व माना जाता है कि अगर जब कुछ ना हो, संधि समझौते द्वारा, शांति द्वारा ना समझ पाए, ना विचार निकल पाए, ना सफलता का साधन निकल पाए, तो फिर युद्ध अंतिम रास्ता बचता है। तो युद्ध के समय में भी कूटनीति का प्रयोग आवश्यक है। अगर के एम पडिक्कर इस संबंध में कहते हैं कि युद्ध से पूर्व कूटनीति अच्छा हो तो युद्ध जीता जा सकता है। अगर कूटनीति खराब हो तो चाहे कैसे भी आप कितनी बड़ी सेना हो, आप युद्ध हार भी सकते हैं। छठवां है सद्भावना की स्थापना, कि जब
दूसरे देशों में राजनय स्थापित होता है और राजनयिक प्रक्रिया होती है, तो उस समय उन देशों के प्रति मित्रतापूर्ण सौहार्दतापूर्ण व्यवहार करके सद्भावना को स्थापित करना अपने देश के प्रतिनिधित्व करता है राजनीतिक वहाँ पर कूटनीतिक। तो उसका कारण होता है कि सद्भावना स्थापित रहे उसके देश के प्रति, उस देश के लोगों में। सातवां क्या है, आर्थिक और व्यावसायिक लक्ष्य। मतलब कि वर्तमान में देखा जा रहा है, पिछले कुछ सालों से लगभग 30-40 सालों से ऐसा देखा जा रहा है कि सिर्फ युद्ध के क्षेत्र के द्वारा एक देश दूसरे देश को प्रभावित नहीं कर रहा है, युद्ध के द्वारा ही नहीं कर रहा है। आर्थिक क्षेत्र मायने हो गया है, व्यावसायिक क्षेत्र मायने हो गया है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब बड़े बड़े नेता विदेशों में जाते हैं तो वहाँ पर व्यवसायों को, उद्योगपतियों को लेकर जाते हैं और उनके बीच समझौता होता है। आर्थिक लक्ष्य के अंतर्गत अपने कच्चे माल के लिए विश्व में बाजार ढूंढना, अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाने के लिए, ये सब चीज़ें आती है। अब देखते हैं इसके कार्य, राजनयिक या कूटनीति के कार्य क्या क्या होते हैं। तो क्योंकि कार्य होंगे तो उन कार्यों के अंतर्गत इस कूटनीति के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कहा जा सकता है कि ये साध्य है और जो कार्य है ये साधन है। तो कूटनीति के साधन भी पूछा जाए कि साधन कौन कौन से है, तो ये बताया जाएगा साध्य ये, क्योंकि साध्य की प्राप्ति की जाती है साधनों के द्वारा। तो कार्य को देखते हैं, संधि वार्ता करना सबसे पहले महत्वपूर्ण बात होती है कि वर्तमान में कि राजनयिक क्या होती है। वर्तमान या पहले भी सबसे पहले संधि वार्ता के दौरान अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रयास किए जाते हैं। दूसरा क्या है, निरीक्षण करना। जो राजनयिक वहाँ का होता है उस देश में निरीक्षण करता है, वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों को देखता है, जानता है, समझता है और उसके बारे में अपने देश के प्रधानमंत्री हो या कुछ जो भी मुख्य होता है उनको बताता है। संरक्षण करना, संरक्षण किसके संबंध में है, विदेश में रहने वाले स्वदेशी, कि वहाँ पर जो विदेश में रह रहे हैं स्वदेश के लोग, भारत के लोग अगर मान लो अमेरिका में रह रहे हैं और अमेरिका का राजनयिक का कर्तव्य है उसके संपत्ति की सुरक्षा करना, उसके अधिकारों की सुरक्षा करना, और उनके ऊपर कोई ज़्यादतियाँ हो रही है, कुछ उनको उनसे छीना जा रहा है, शोषण हो रहा है वहाँ पर, तो क्या करता है कि वह संरक्षण करता है और उसके बारे में संबंध में वहाँ के राजनयिक से विचार विमर्श करता है और बातें करता है। जनसंपर्क बढ़ाना, मतलब कि यह इस देश का नागरिक रहता है किंतु जिस देश में वह राजनयिक का कार्य करता है वहाँ के लोगों से जनसंपर्क बढ़ाता है, जैसे कि रैलियों में भी जाता है, भाषण भी देता है कहीं कहीं, तो वह जनसंपर्क बढ़ाने का भी कार्य करता है और अपने देश की छवि को अच्छा साबित करने का भी कार्य करता है। प्रतिनिधित्व, वह विदेश नीति के संदर्भ में वहाँ पर रहता है तो वह पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता होता है और उस संबंध में वह कभी कभी राष्ट्र के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो वहाँ पर निर्णय लेता है। तो हमने आज देखा कि राजनयिक कूटनीति के परिभाषा देखा। सबसे पहले इसके 1796 में एडमंड बर्क ने इस शब्द का प्रयोग किया था और इसमें मार्गेंथाउ, केम पडिकर सभी के अलग अलग कार्य बताए गए हैं, किंतु यह कार्य सर्वप्रमुखता इन सबके बाद आता है। और अभी 2-4 और कार्य है जिसको आप याद रख सकते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो नियम हैं, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ में जैसे नियम है, कानून है, उनके हिसाब से अपने कार्यों को परिगणित करना।